हेलो स्टूडेंट्स, मैं महिमा स्वागत करती हूँ क्लास 12 के होम साइंस के पार्ट 2 में, जिसमें पार्ट 1 में हमने कवर किया था कि सेक्शन ए यानी आपका जो सिलेबस है। चलिए मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ पे आपका जो क्लास 10th की जो आपकी होम साइंस है, जिसमें आपका 30% की क्या होती है, आपकी प्रैक्टिकल आता है और 70 मार्क का आपका क्या होता है, एग्जाम पेपर होता है, थ्योरेटिकल पेपर होता है, जिसमें से 30% रेड्यूस्ड कर दिया गया है। उस रेड्यूस्ड करने के बाद में जो आपका 70% सिलेबस बचा हुआ है, ठीक है, तो उसके 70% वैसे तो अपने आप में हो गया 100%। तो उसमें क्या है, जो आपके उससे 70% से आपको जो मार्क मिलने वाले हैं वो भी मिलेंगे आपके कितने, 70 मार्क ही मिलने वाले हैं। जिसमें भी आपके जो अब बता दूंगी ऐसे पेपर के पैटर्न के बारे में, तो पेपर का जो आपका पेपर होता है एक ही, लेकिन उस एक पेपर में आपके जो खंड होते हैं वो दो होते हैं, खंड क और खंड ख। खंड क जो होता है वो भी होता है 35 का, और खंड ख है वो भी आपका है 35 का। तो पार्ट 1 में मैंने आपको खंड क करवा दिया था 35 का, अब पार्ट 2 है, इसमें करवाने वाली हूँ क्या, खंड क। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये भी कितने का है आपका, 35 यानी 35 मार्क का है। अब इसमें क्या क्या आने वाला है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके खंड ख में आने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। इसमें आएंगे आपकी 2 इकाइयां हैं, पहली आपकी समाजशास्त्र, दूसरी है आपकी बाल कल्याण। यानी समाजशास्त्र से हमें जो चैप्टर मिलेंगे यानी जो मार्क मिलेंगे वो है 18, और इसमें कितने हैं आपके 17, यानी 18 और 17 मिला के टोटल कितने हो जाएंगे आपके 35, यानी 35 नंबर मिलने वाले हैं आपको खंड ख से। चलिए देखते हैं अब समाजशास्त्र में कौन कौन से टॉपिक है। तो इसका पहला चैप्टर है आपका एकाकी एवं संयुक्त परिवार के संबंधों का मनोविज्ञान। यानी फर्स्ट जो चैप्टर है आपका समाजशास्त्र में, जिसका नाम है आपका एकाकी एवं संयुक्त परिवार के संबंधों का मनोविज्ञान। यानी एकाकी परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, एकाकी परिवार के क्या लाभ है या फिर क्या उसकी हानियां हैं, संयुक्त परिवार के लाभ और हानियां क्या क्या है, तो वो सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। यानी फर्स्ट चैप्टर में इन दोनों के क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या हानियां हैं, इनमें आपस में क्या संबंध होता है, ये सब कुछ, इनकी क्या परिभाषा है, ये सब कुछ किसमें देखेंगे हम, एकाकी परिवार वाले चैप्टर में। क्लियर। सेकंड आपका चैप्टर है व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बाल्यावस्था का प्रभाव। इस चैप्टर में जो टॉपिक होंगे वो होंगे ये कि व्यक्तित्व का क्या अर्थ होता है, व्यक्तित्व की क्या परिभाषाएं हैं, व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं होती हैं, व्यक्तित्व पर हमारे क्या पर्यावरण का और आनुवंशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं व्यक्तित्व की कितनी अवस्थाएं होती हैं। व्यक्तित्व की अवस्था पढ़ी है ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सब कुछ किस में आएंगे, आपके व्यक्तित्व की परिभाषा है, या व्यक्तित्व का यानी बाल्यावस्था का व्यक्तित्व पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो सब कुछ हम किस में कवर करेंगे, चैप्टर 2 में। चलिए बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर जो आपका है, इसमें कौन कौन से आपको टॉपिक मिलने वाले हैं। इसका टॉपिक है आपका, पहले चैप्टर देख लेते हैं, बाल विवाह गुण व दोष। बाल विवाह कैसे कहते हैं, बाल विवाह की क्या परिभाषाएं, क्या अर्थ है इसका, कितनी उम्र से लेकर कितनी उम्र तक का विवाह बाल विवाह कहलाता है, इसके क्या दोष होते हैं, क्या क्या इसकी हानियां हैं। दोष यानी क्या इसकी हानियां हैं, यानी बाल विवाह से हमें कौन कौन सी हानियां होती है, या फिर बाल विवाह से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं, ये सब कुछ हमें किसमें मिलेंगे, चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर 4 में देखते हैं क्या है, विवाह के कानूनी व जीव शास्त्रीय उपाय। यानी विवाह के कानूनी व जीव शास्त्रीय उपाय क्या होते हैं। कानूनी मीन्स ये है कि विवाह करने के लिए हमें कानून की तरफ से हमारे पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। जीव शास्त्री मीन्स हो जाएगा आपका कि व्यक्ति के जीवन की यानी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से किस प्रकार से व्यक्ति सक्षम होना चाहिए, किसके लिए, विवाह के लिए। कानूनी यानी जितनी भी अधिनियम आते हैं आपके विवाह से संबंधित, वो सभी किस में चले जाएंगे, आपके कानूनी उपाय के अंतर्गत। जीव शास्त्री व्यक्ति की यानी शारीरिक, फिजिकली मेंटली क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए व्यक्ति की, यानी किसके लिए, मैरिज के लिए, वो सब कुछ किस में जाएंगे, आपके जीव शास्त्र में। क्लियर। तो विवाह करने के लिए किस व्यक्ति को कौन कौन सी योग्यताओं की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से कौन कौन से अधिनियम होते हैं, वो सब कुछ किस में जाएंगे, आपके चैप्टर नंबर 4 में। चलिए बढ़ते हैं दहेज समस्या और उसका उन्मूलन। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें टॉपिक आएंगे आपके कौन कौन से टॉपिक होंगे दहेज से संबंधित। दहेज क्या है,
दहेज की क्या अर्थ है, दहेज की परिभाषाएं, आपसे परिभाषाएं पूछी जाएंगी। दहेज को कब लागू किया गया, ठीक है, दहेज से संबंधित कितनी समस्या होती है, दहेज से हानियां और दहेज के लाभ, क्लियर, और उसका उन्मूलन, उसे कैसे खत्म करें। दहेज की जो समस्या है, दहेज की जो विराट समस्या का रूप ले चुकी है, इसी का उन्मूलन करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, तो वो सब कुछ किसमें चल जाएंगे, आपके दहेज समस्या एवं उसके उन्मूलन वाले चैप्टर में, क्लियर। तो ये तो था हमारे समाजशास्त्र से संबंधित टॉपिक। अब है हमारे बाल कल्याण से संबंधित, तो यानी बाल कल्याण, बाल से समझ ही रहे होंगे आप, बच्चों वाले कल्याण यानी उनके हित में। तो देखिए इसमें क्या आता है, ये है आपका 17 नंबर का, इसमें मिलने वाला आपका पहला जो आपका टॉपिक है शिशु की देखभाल, यानी जब व्यक्ति जब से जन्म लेता है तब तक उसकी हमें कैसे देखभाल करनी चाहिए, उसका क्या क्या खान पान होना चाहिए, उसके जब दांत निकलते हैं तब उससे हमको देखभाल कैसे करनी चाहिए, कौन सा रोग बच्चों को होता है उसका किस तरीके से निवारण करना चाहिए, वो सभी कुछ, बच्चों का वजन नापना, उनका वजन तोलना, बच्चों की लंबाई वगैरह, बच्चे किस तरीके से कौन सा टीका उन्हें कब देना चाहिए, ठीक है, कौन से टीके देने से उन्हें कौन सा लाभ होता है, किस उम्र में देना चाहिए, तो ये सब कुछ हमें किससे मिलेंगे, शिशु की देखभाल से। चलिए देखते हैं शिशु की मृत्यु दर की समस्याएं, यानी जो शिशु की मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर किसे बोलते हैं, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था को क्या बोलते हैं, हम शिशु अवस्था बोलते हैं ना, तो उसके अंतर्गत होने वाली मृत्यु को हम क्या बोलेंगे, शिशु मृत्यु दर, क्लियर। तो शिशु मृत्यु दर कब होती है, यानी कौन कौन से इसमें बाधाएं होती है, ऐसी कौन सी समस्या है जिसके कारण शिशु दर मृत्यु दर बढ़ती है, या फिर हम उसे कैसे कम कर सकते हैं, शिशु मृत्यु दर किस कारणों से बढ़ रही है, इसके क्या कारण है बढ़ने के, और उनसे बचने के क्या उपाय हैं, वो सब कुछ हमें मिलेंगे इस बात पर। थर्ड आपका टॉपिक है बाल कल्याण की आधुनिक गतिविधियां, ठीक है, यानी बाल कल्याण, बच्चों के हित के लिए कौन कौन सी नई गतिविधियां चलाई गई हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी है, यूनिसेफ है, या फिर यानी गर्भवती महिलाओं के लिए जो आसपास क्या खोले जाते हैं, उनके गर्भवती महिलाओं के लिए आसपास उनके लिए अस्पताल खोले जा रहे हैं ना, तो ये सब कुछ क्या है, बाल कल्याण की विधियां, जिससे बाल मृत्यु दर को रोका जा सके। तो ये सब कुछ क्या था, हमारे चैप्टर थे किसके, होम साइंस के। तो यहाँ पर मैंने आपको सेक्शन बी भी क्लियर करवा दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। इससे प्रॉफिट आप लोगों को ये होता है कि हमारी जितनी भी नेक्स्ट वीडियो आती हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हो मेरी जो वीडियो है सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। तो चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। और हाँ, मैं आप लोगों को फिर से दोबारा से बता दे रही हूँ, फर्स्ट वीडियो में मैंने बोल ही दिया था कि आपको मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिलेबस अवेलेबल नहीं करवा रही हूँ, आपका टॉपिक वाइज हर वीडियो के जरिए मैं आप लोगों का पूरा सिलेबस प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए धन्यवाद।